स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जनवरी 2025 की जो घटना चक्र की बुक है, उसके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो हम लोग कवर कर रहे हैं, उसका पार्ट 1 हम लोगों ने कर लिया था और इस पार्ट 1 के वीडियो में हम लोगों ने राज्य से संबंधित जो न्यूज़ थी, यानी कि स्टेट न्यूज़, उनको हम लोगों ने सारी कवर कर लिए थे। आज का जो हमारा वीडियो है, इसमें हम लोग कवर करेंगे नेशनल न्यूज़ और उससे आगे की न्यूज़। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेगमेंट। आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? राष्ट्रीय न्यूज़। यानी आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो सेगमेंट है राष्ट्रीय न्यूज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली जो खबर है, नई चेतना 3.0 अभियान। ये जो अभियान है, ये लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ है। ये नई चेतना 3.0 अभियान का तीसरा संस्करण है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसके पहले 2 संस्करण आ चुके हैं, यानी कि ये तीसरा संस्करण है। नई दिल्ली के आकाशवाणी के रंग भवन सभागार में ये अभियान आयोजित हुआ। इस अभियान का शुभारंभ शिवराज सिंह चौहान जी ने किया, जो कि केंद्रीय किसान कल्याण, ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री हैं। इसका आयोजन दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी DNRLM द्वारा किया गया है। यह अभियान पूरे देश में चलेगा। इसमें कुल 9 मंत्रालय या विभाग भाग लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है जो इसका नारा है, वो आप याद रखिए, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। नारा क्या है? एक साथ एक आवाज़ हिंसा के खिलाफ। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ पर आते हैं। अगली न्यूज़ जो है वो है दूरसंचार साइबर सुरक्षा नियम। 21 नवंबर 2024 को ये नियम अधिसूचित किए गए। अधिसूचना जारी करने वाला केंद्र सरकार है। इस नियम के तहत क्या कहा जाएगा? केंद्र सरकार किसी दूरसंचार इकाई से ट्रैफिक डेटा, संदेश सामग्री की मांग कर सकता है। ये नियम है। ठीक है, चलिए अगला अगला प्रत्येक दूरसंचार इकाई एक मुख्य दूरसंचार सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति करेगा, यानी CTSO की नियुक्ति करेगा, जिसका विवरण केंद्र सरकार को लिखित रूप से देना होगा। यानी प्रत्येक दूरसंचार इकाई को एक अपना खुद का CTSO नियुक्त करना होगा और इसका विवरण केंद्र सरकार को लिखित रूप से देना होगा। यानी हर एक दूरसंचार इकाई, जैसे कि आइडिया हो गई या एयरटेल हो गया या जियो हो गया, तो ये अपने यहाँ एक-एक CTSO को नियुक्त करेंगी और क्या करेंगी ये? प्रत्येक दूरसंचार इकाई अपने यहाँ एक CTSO नियुक्त करेगी और उस CTSO का जो विवरण होगा वो केंद्र सरकार को लिखित रूप से देना होगा। ठीक है, चलिए CTSO के बारे में थोड़ा जानते हैं। CTSO भारत का नागरिक और निवासी होना अनिवार्य है, मतलब ये अनिवार्य योग्यता है और यह दूरसंचार इकाई के निदेशक मंडल के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है, अगली न्यूज़ पर आते हैं। अगली न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? विकलांग व्यक्तियों के लिए सुगम्यता एक मौलिक अधिकार। देखिए, फंडामेंटल राइट्स पे हमेशा बहस होती रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए सुगम्यता, सुगम्यता का मतलब होता है आवागमन का साधन जो कि आसानी से उपलब्ध हो, वो एक मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है विकलांग व्यक्तियों का पर्यावरण सेवाओं और अवसरों तक पहुंच का अधिकार एक आवश्यक मानवीय और मौलिक अधिकार है। ये कैसा अधिकार है? मानवीय और मौलिक अधिकार। ये आप याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आया है? विकलांग व्यक्तियों का पर्यावरण सेवाओं और अवसरों तक पहुंच का जो अधिकार है वो एक किस प्रकार का अधिकार है? आवश्यक मानवीय और मौलिक अधिकार है। तो ये आप मौलिक अधिकार है और मानवीय अधिकार है, ये आप याद रखिएगा। अगला है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश क्या दिया है? केंद्र को निर्देश दिया है कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 40 के तहत नियम बनाए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ऐसा निर्णय दिया है कि आप ऐसा एक निर्देश बनाइए। चलिए आगे, निर्णय क्या आया है? नालसार विधि विश्वविद्यालय की विकलांगता अध्ययन केंद्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आधारित है। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो नालसार विधि विश्वविद्यालय के विकलांगता अध्ययन केंद्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आधारित है।
ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, उसकी पीठ के अध्यक्ष कौन थे? डी.वाई. चंद्रचूड़, जो कि वर्तमान में रिटायर हो चुके हैं, और ये निर्णय 8 नवंबर 2024 को दिया गया है। ठीक? अगली न्यूज़ पर आते हैं। आतंकवाद निरोधी सम्मेलन। ये जो सम्मेलन है वो 7 नवंबर 2024 को आयोजित हुआ। कहाँ पर? नई दिल्ली में। किसके द्वारा? NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा हुआ। इसका उद्घाटन हमारे भारत सरकार के यानी केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा किया गया। होम मिनिस्टर, HM का मतलब होम मिनिस्टर द्वारा NIA के ध्येय वाक्य का अनावरण किया गया। UAPA मामलों की जांच हेतु SOP का विमोचन किया गया और NIA के 11 पदक विजेताओं का अलंकरण भी किया गया। तो ये इसकी खास बात थी, जो आप याद रखिएगा। अगला है त्रिसेवा कमांडर सम्मेलन। त्रिसेवा कमांडर सम्मेलन ये 35वां सम्मेलन था, जो कि कब आयोजित हुआ? 13 नवंबर 2024 को दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में। तो कहाँ पर आयोजित हुआ? कोच्चि में। इसके अध्यक्ष कौन थे? अनिल चौहान, जो कि वर्तमान में क्या है? CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तीनों सेनाओं के कमांडर, एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय इसमें प्रतिभागी हुए। अगली न्यूज़ पर आते हैं। कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाई गई है। ये निर्णय 13 नवंबर 2024 को आया। किसने दिया? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा ऐसे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो कि क्या करेंगे? कोचिंग क्षेत्र में जो भ्रामक विज्ञापन है, इन पर रोक लगाएंगे। कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों के मुद्दों को हल करने के लिए इस प्रकार के नियमों को या दिशा निर्देशों को जारी किया गया है। इसमें क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, ये भी जान लेते हैं। कोचिंग के अंतर्गत अकादमिक सहायता, यानी दिशा निर्देश में कहा गया है कि कोचिंग किसे कहेंगे। कोचिंग एक परिभाषा दी गई है कि कोचिंग के अंतर्गत अकादमिक सहायता, शिक्षा प्रदान करना, मार्गदर्शन करना, निर्देश देना, अध्ययन कार्यक्रम या ट्यूशन इत्यादि गतिविधि शामिल होगी। यानी अब दिशा निर्देश में कोचिंग के तहत क्या-क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं, क्या-क्या क्रियाएँ या क्रियाकलाप आप कर सकते हैं कोचिंग का नाम दे करके, ऐसा दिशा निर्देश केंद्र सरकार ने जारी किया है। इसमें क्या-क्या शामिल नहीं होगा? देखिए, नहीं वाला इम्पोर्टेंट है, आप नहीं जान लीजिए क्या-क्या है। इसमें परामर्श शामिल नहीं है, इसमें खेल शामिल नहीं है, इसमें नृत्य शामिल नहीं है, इसमें रंगमंच शामिल नहीं है और इसमें रचनात्मक गतिविधियों को भी शामिल नहीं किया गया है। ठीक है? अगली न्यूज़ पर आते हैं। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव। इस महोत्सव का ये दूसरा संस्करण है। कहाँ पर आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। ये एक प्रकार का वार्षिक महोत्सव है, यानी साल में एक बार होता है, वर्ष में एक बार होता है। कब आयोजित हुआ? इस वर्ष ये 8 से 9 नवंबर 2024 के मध्य, यानी 2024 में 8 से 9 नवंबर के बीच में ये आयोजित हुआ है। इसका उद्घाटन कब हुआ? तो उद्घाटन हुआ 8 नवंबर 2024 को। किसने किया? अनिल चौहान, CDS, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, इनके द्वारा किया गया इसका उद्घाटन। अगला, इस अवसर पर CDS ने शौर्य गाथा परियोजना का शुभारंभ किया। देखिए, किसका शुभारंभ किया? शौर्य गाथा परियोजना का शुभारंभ किया। ये एक प्रकार की पहल है जो कि USI यानी यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट और सैन्य मामलों के विभाग द्वारा शुरू की गई है। ठीक है? अगला पॉइंट क्या कहता है? शौर्य गाथा का लक्ष्य शिक्षा एवं पर्यटन के माध्यम से भारत की सैन्य विरासत का संरक्षण करना और उसको बढ़ावा देना है। ये इसका लक्ष्य है शौर्य गाथा का। तो आप याद रखिएगा कि शौर्य गाथा का लक्ष्य क्या है। अगला है क्या? DHR ICMR यानी स्वास्थ्य अनुसंधान उत्कृष्टता सम्मेलन, ये 2024। ये सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 14 नवंबर 2024 को। कहाँ पर? नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में। DHR ICMR सम्मेलन 2024 की मेजबानी स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग यानी DHR तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद DHR ICMR द्वारा इसकी मेजबानी की गई। ठीक है? अगली न्यूज़ पर आते हैं। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मेला नवाचार में ICMR के योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है।
यह जो कार्यक्रम है वह स्वास्थ्य सेवा नवाचार में आईसीएमआर के योगदान जो है उसको प्रोत्साहित करने के लिए इसको शुरू किया गया है। यह पहल आई राइज यानी रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग इकोसिस्टम नीति पर आधारित है। ये नीति स्वास्थ्य में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु आईसीएमआर की व्यापक प्रयोगशाला के रूप में कार्य करती है। ठीक है, अगली न्यूज़ पर आते हैं। इसी अवसर पर आईसीएमआर की आई ड्रोन पहल का यादाद्री भावनगरी तेलंगाना में वर्चुअल तरीके से संचालित उड़ान के माध्यम से इसका प्रदर्शन किया गया। पहल का शुभारंभ 29 अक्टूबर 2024 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। अगली न्यूज़ पर आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 18 से 29 नवंबर 2024 के बीच में यह अभ्यास आयोजित हुआ। कहाँ पर? सीजीओ कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? देश की सुरक्षा यानी साइबर क्षमता को मजबूत बनाना। भारत एनसीएक्स 2024 इस पहल का नाम है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन। अंतर्राज्यीय परिषद इसका पुनर्गठन किया गया है। कब किया गया है? 8 नवंबर 2024 को पुनर्गठन की अधिसूचना गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। यानी अंतर्राज्यीय परिषद का जो पुनर्गठन किया जाता है इसकी अधिसूचना कौन जारी करता है? गृह मंत्रालय जारी करता है। अगली न्यूज़, इस परिषद में भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और 9 केंद्रीय मंत्री और सभी मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। यानी ये एक ऐसी परिषद है अंतर्राज्यीय परिषद इसका अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री, और इसमें शामिल होते हैं 9 केंद्रीय मंत्री। इसके साथ साथ में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। स्थायी आमंत्रित सदस्य 13 केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। यानी इसमें स्थायी जो आमंत्रित सदस्य हैं उसमें 13 केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। परिषद की स्थायी समिति का भी पुनर्गठन किया गया है। यानी दोनों समितियों का पुनर्गठन किया गया है, अंतर्राज्यीय परिषद का भी, और इस परिषद की जो स्थायी समिति स्टैंडिंग कमेटी है उसको भी पुनर्गठित किया गया है। इस स्टैंडिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं? भारत के केंद्रीय गृह मंत्री। ये आप याद रखिएगा। ये जो अंतर्राज्यीय परिषद है उसके अध्यक्ष तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं भारत के, और इसकी जो स्टैंडिंग कमेटी होती है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के केंद्रीय गृह मंत्री। अगली न्यूज़ क्या कहती है? इस परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो अंतर्राज्यीय परिषद जो है वो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत इसका गठन होता है? तो 263 अनुच्छेद इसको दिया गया है जिसके तहत इसका गठन होता है। ठीक है, अगली न्यूज़ पर आते हैं। अगली न्यूज़ है वित्त आयोग का सम्मेलन। अब वित्त आयोग का सम्मेलन, ये सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 14 नवंबर 2024 को। कहाँ पर? नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। इसको आयोजित किसने किया? तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ये सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का विषय क्या रहा? यानी किस विषय पर ये सम्मेलन आयोजित किया गया? तो इसका विषय क्या है? विकास के लिए हस्तांतरण वित्त आयोग का सम्मेलन, ये इसका विषय है। तो विषय आप याद रखिएगा, अक्सर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। अगला पॉइंट क्या कहता है? ये जो कदम है यानी वित्त आयोग का सम्मेलन, ये इस प्रकार का जो कदम है वो ग्रामीण शासन को मजबूती देगा। यानी इस कदम को क्यों उठाया गया है? क्या फायदा होगा? क्या इससे लाभ होंगे? तो ग्रामीण शासन को मजबूती देगा और इसके अलावा स्थानीय शासन के वित्तीय ढांचे को नया स्वरूप मिलेगा। तो 2 प्रकार के इससे फायदे होंगे जिसके तहत यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। पहला क्या है? ग्रामीण शासन को मजबूती, और दूसरा क्या है? स्थानीय शासन के वित्तीय ढांचे को नया स्वरूप देना। ठीक है, अगली न्यूज़ क्या कहती है? सम्मेलन में 22 राज्यों के 150 से अधिक, देखिए प्लस का मतलब है 150 से अधिक
प्रतिष्ठित प्रतिभागी इसमें शामिल हुए हैं, जिन्होंने इसमें भाग लिया है। इसमें राज्यों के वित्त आयोगों, फाइनेंस कमीशंस को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। यानी इसमें ये कहा गया है कि राज्य के जो वित्त आयोग हैं, उनको एक प्रकार से मजबूती प्रदान की जाएगी। ठीक है, आते हैं अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ क्या कहती है, थोड़ा राज्य वित्त आयोग के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि राज्य वित्त आयोग चर्चा में है तो हो सकता है क्वेश्चन इससे बन जाए। तो राज्य वित्त आयोग, इसका जो गठन है वो राज्यपाल करता है, जिस प्रकार सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का गठन राष्ट्रपति करता है ना। उसी प्रकार राज्य का जो वित्त आयोग है उसका गठन कौन करता है, राज्यपाल करता है। और इसका जो उपबंध है वो भारतीय संविधान में आर्टिकल 243 आई में दिया गया है। देखिए 243 आई, 243 आई, इसमें बताया गया है कि राज्य का एक वित्त आयोग होगा, इसका गठन कौन करेगा, उस राज्य का राज्यपाल करेगा। ठीक है, अगली न्यूज़ क्या कहती है, इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष में होगा, सेंट्रल और स्टेट दोनों का 5 ही वर्ष में होता है। आयोग पंचायतों तथा नगर पालिका की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। अब क्योंकि ये राज्य का वित्त आयोग है, तो राज्य की पंचायतों और राज्य के नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने का अधिकार इसको दिया गया है। तो जब राज्य की ये समीक्षा करेगा, राज्य की पंचायतों की समीक्षा करेगा, तो किस अनुच्छेद के तहत करेगा, 243 आई, और अगर नगर पालिका का कर रहा है तो 243 वाई। तो ये आप अनुच्छेदों को याद रखिएगा, अक्सर ये पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी मिलान करने पे आते हैं, जैसे किधर लिखे होते हैं कुछ इधर लिखे होते हैं, तो इस प्रकार मिलान करने के लिए भी आ जाते हैं आर्टिकल्स, तो आप इसको याद रखिएगा क्योंकि चर्चा में है। तो चलिए अगली न्यूज़ पर आते हैं। अगली न्यूज़ क्या है, सागर मंथन, द ग्रेट ओशंस डायलॉग। ये एक प्रकार का समुद्री विचार नेतृत्व मंच है, यानी विचार विमर्श करने के लिए एक प्रकार का मंच है ये। इसको क्या नाम दिया गया, सागर मंथन। यह कहाँ का है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा है। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मंच है जो विचार विमर्श करता है, बैठक करता है, किस मामले को लेकर के, समुद्री बातों को, या समुद्री विचार विमर्श, समुद्री बातों को लेकर के आपस में विचार विमर्श करता है। अब इस मंच का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ। कब से कब तक, 18 से 19 नवंबर 2024 के बीच में हुआ। अगले पॉइंट पर आते हैं, इसका आयोजन किसने किया, जल मार्ग मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से किया गया। यानी इसका जो आयोजन है वो जल मार्ग मंत्रालय द्वारा हुआ, क्योंकि समुद्री डायलॉग है अतः जल मार्ग मंत्रालय इसका आयोजन करेगा। लेकिन इसमें सहयोग किसका मिला, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का सहयोग रहा। यह इस सम्मेलन का पहला संस्करण है। देखिए पहला है तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा, जो चीज़ पहली बार होती है वो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो यह सम्मेलन का पहला संस्करण है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है, भारत का समुद्री व्यापार, ये थोड़ा समुद्री व्यापार से संबंधित डेटा है तो अलग से आप इसको समझ लीजिए बस। भारत का समुद्री व्यापार देश के लगभग 95% व्यापार तथा मूल्य की दृष्टि से 70% व्यापार को संभालता है। यानी अगर मूल्य की दृष्टि से देखें तो भारत का जो समुद्री व्यापार है वो 70% योगदान देता है टोटल व्यापार में। ठीक है, और अगर कुल व्यापार देखा जाए तो भारत का समुद्री व्यापार देश के लगभग 95% व्यापार को संभालता है। यानी देश का जो टोटल व्यापार अगर हम 100% मान लें तो उसका जो 95% है वो समुद्र के रास्ते से होता है। भारत, अगला क्या है, भारत विश्व में 16वां सबसे बड़ा समुद्री राष्ट्र है। तो ये आप याद रखिए, तो ये सिर्फ आपको डेटा दिया गया है समझने और याद करने के लिए। अब न्यूज़ जो है वो आ जाती हैं कला और संस्कृति से संबंधित। पहली न्यूज़ क्या है, एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन। इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ, नई दिल्ली में हुआ। कब से कब तक, 5 और 6 नवंबर 2024 के बीच में हुआ। इसका आयोजन किसने किया, संस्कृति मंत्रालय और
अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ यानी IBC के सहयोग से हुआ। यह पहली बार आयोजित हुआ है। देखिए, क्योंकि ये पहली बार आयोजित हुआ है, अतः ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। सम्मेलन का विषय क्या रहा? एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धम्म की भूमिका। ये इस सम्मेलन का विषय रहा है। इसमें 32 देशों के 160 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए हैं। यानी इस सम्मेलन में टोटल 160 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए हैं, जो कि 32 देशों से संबंधित हैं। ठीक है। अगली न्यूज़, क्योंकि IBC के सहयोग से हुआ है, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से ये हुआ है, अतः हम जान लेते हैं कि IBC क्या है। इंटरनेशनल बौद्ध परिसंघ क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बौद्ध निकायों का एक वैश्विक छात्र संगठन है। बौद्ध निकायों का एक वैश्विक छात्र संगठन है, जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य क्या? इसका उद्देश्य है दुनिया में बौद्ध विरासत का संरक्षण और उसको बढ़ावा देना। यानी दुनिया में बौद्ध विरासत को संरक्षित करना और साथ साथ में उसको बढ़ावा देना, ये इसका एक उद्देश्य है। किसका? IBC का। ठीक है। तो IBC के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि चर्चा में है ये, अतः ये पूछा जा सकता है। अगली न्यूज़ पर आते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव एवं संगोष्ठी कहाँ पर आयोजित हुई? नई दिल्ली में। कब से कब तक? 8 से 10 नवंबर 2024 के मध्य। अगली जो न्यूज़ है वो क्या है? अंतरराष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव एवं संगोष्ठी, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। कब से कब तक? 8 से 10 नवंबर 2024 के मध्य हुआ है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यानी IGNCA प्लस रेज ऑफ विजडन प्लस संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से इस प्रकार की महोत्सव और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ठीक है। अगली न्यूज़, 8वां महोत्सव है, यानी ये जो महोत्सव है ये इसका 8वां संस्करण है। कार्यक्रम में दृश्य कलाओं में आध्यात्मिक, प्रतीकात्मक और उपचारात्मक विषय पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यानी किन विषयों को शामिल किया गया? दृश्य कलाओं में आध्यात्मिक, प्रतीकात्मक और उपचारात्मक विषयों को शामिल किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या रखा गया है? कि कला के माध्यम से आध्यात्मिकता के कालातीत सिद्धांतों को व्यक्त करना। यानी कला के माध्यम से आध्यात्मिकता के जो कालातीत का मतलब पूर्व में जो घटित हुए हैं, कालातीत सिद्धांतों को व्यक्त करना या उनको बताना कि हमारे भूतकाल में, हमारे प्राचीन समय में क्या क्या चीज़ें घटित हुई हैं, उनको कला के माध्यम से एक प्रकार से समझाना और दिखाना। ठीक है। अगली न्यूज़ पर आते हैं। अब क्योंकि IGNCA चर्चा में रहा है, अतः इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। IGNCA क्या है? एक स्वायत्त संगठन है जो कि संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगली न्यूज़ क्या है? बोडोलैंड महोत्सव। बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया। यह इस प्रकार का प्रथम महोत्सव है, अतः आप इसको भी याद रखेंगे। इसका उद्घाटन 15 नवंबर 2024 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। इसका विषय क्या था? विषय रखा गया है समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव। विषय अक्सर पूछ लिए जाते हैं किसी, या कभी कभी मैच द फॉलोइंग में 2 या 4 इस प्रकार के एक तरफ दे दिए जाएंगे आपके महोत्सव और उसकी दूसरी तरफ दे दिए जाएंगे उनसे संबंधित विषय। तो मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है या डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि बोडोलैंड महोत्सव में का विषय निम्न में से कौन सा था या कौन सा नहीं था। तो नहीं वाले ज़्यादा कठिन पड़ जाते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग विषय याद कर लेते हैं, इनमें से जो नहीं है वो कम याद करते हैं। तो आप दोनों तरफ से तैयार होकर जाइएगा। अगली न्यूज़ क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? बोडोलैंड के साथ साथ असम, पश्चिम बंगाल, नेपाल और नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व के
अन्य अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में निवासी बोडो लोगों को एकीकृत करना। यानी इन क्षेत्रों पे कौन-कौन से क्षेत्र? असम, पश्चिम बंगाल, नेपाल और पूर्वोत्तर राज्यों के अन्य अंतरराष्ट्रीय सीमा में, यानी मतलब जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जैसे मान लीजिए आपकी सीमा है तो यहाँ पर इस एरिया में कहीं पर निवास करने वाले जो क्षेत्र हैं, उनके जो बोडो निवासी हैं, उनको आपस में एकीकृत करना, ये इसका उद्देश्य था। अगली न्यूज़ क्या है? बोडो शांति समझौता। ये थोड़ा-सा बोडोलैंड से संबंधित है, अतः इसको समझ लेते हैं। बोडो शांति समझौता 27 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हस्ताक्षरित किया गया। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा बोडो शांति समझौता क्या होता है। अगली न्यूज़, मैसूरू संगीत सुगंध महोत्सव। ये जो महोत्सव है ये 8 से 10 नवंबर 2024 के बीच में आयोजित हुआ। कहाँ पर आयोजित हुआ? कर्नाटक के मैसूरू में। इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, जो कि वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने किया। इसका जो आयोजन करता है वो कौन है? संस्कृति मंत्रालय प्लस संगीत नाटक एकेडमी के सहयोग से ये आयोजित हुआ। यह महोत्सव दास परंपराओं को श्रद्धांजलि देता है। ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आप पूछा जा सकता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि महोत्सव जो है दास परंपराओं को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित हुआ। तो इसका उद्देश्य क्या है? संत कवियों की विरासत और कर्नाटक संगीत में उनके योगदान को उजागर करना। तो देखिए ये उद्देश्य है, ये आप याद रखिएगा।